दिदिया मेरे कोमल मन की पक्की ढाल, जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। उदय प्रकाश। एक सुरंग है और मुझे वहां टहलने की आदत है। बार बार मेरे भीतर का बच्चा कराहता है और मैं स्मृतियों के जंगल में विचरने के लिए उस सुरंग से गुजरने लगता हूं। एकांत बादल बन घुमड़ आता है और फिर अंधेरे में एक किरण दिखती है। बचपन और मैं उसका हाथ पकड़े एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं। बचपन एक हरियाली की तरह है मेरी जिंदगी में, जहां दौड़ना सबसे ज्यादा सुकून देता है। इस बार फिर मैं अस्पताल के इर्द गिर्द ही टहलूंगा। अस्पताल मतलब किस्सों का घर, रोज नई घटनाओं से टकराना और नए लोगों से भी। जितने लोग उतनी कहानियां, लेकिन इस बार जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं वो कहीं बाहर की नहीं, मेरे घर की ही है। असल में मेरी ढाल थी मेरी दिदिया। स्मृति की वीथियों से गुजरते हुए हर बार अपनी बहन यानी मेरी दिदिया से मिल आता हूं। एक किरदार जो मेरा नेपथ्य है, मेरा आधार बिंदु, जहां विश्वास भावनाओं से चोटिल होने के बाद भी प्रेम करे, ऐसी सीख देने वाली दिदिया। मुंगेर में जब तक था तब तक का कुछ याद नहीं, बस एक गूंजती ध्वनि साथ रही कि तुमको कोई छू नहीं सकता चिकना यानी चीकू। तुम्हारे पास दीदी है। सीमा श्वेता भोटी के नाम से जानने वाली को लोग अक्सर सिमिया ही पुकारते। सबसे पहली बात याद करता हूं उसका छुप छुप कर चुकड़ी यानी कुल्हड़ खाना याद आता है। कहीं भी उसे बस मौका मिलना चाहिए, ईंट हो या मिट्टी की प्याली या मिट्टी का बना पका कुछ भी, वो हमेशा छुपा कर रखती और छुप कर खाती। समय से आगे रहने वाली मेरी दीदी में नेतृत्व का नैसर्गिक गुण एक प्राकृतिक देन की तरह शुरू से है। लखीसराय में मां जब नर्स की नौकरी कर रही थी तब उन दिनों हम ननिहाल ज्यादा आते जाते रहते। उस समय यानी 1978 से 80 आज वाला अस्पताल बना भी नहीं था। पुराना अस्पताल बीच बाजार में था और वहां रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। मां अस्पताल के स्टोर में बहुत ही छोटे से कमरे में दूसरों के साथ कमरा साझा करके रहती थी। उस समय ननिहाल ही हमारा घर था। मैं इतना छोटा था कि मुझे अपनी उम्र तक याद नहीं। याद है तो बस मेरी नाक का हमेशा चूना, इतना चूते रहना कि जब नहीं भी बह रही हो तो भी दो सफेद धारें दो सफेद नालों की तरह स्थायी सफेद निशानी बनकर दिखती रहती। मुझे दिदिया ही संभालती, नाक साफ करने से लेकर नहलाने तक का सारा काम। हर बार चांपाकल के नीचे बिठाकर घंटों मेरे पैर हाथ तलवे की खुरचन ईंट या सूखे नेनुआ का झावा के टुकड़े से निकालती। कई बार तो मिट्टी का लेप लगाकर घंटों यूं ही छोड़ देती। हिलडुल बंद करने की हिदायत देती, कहती हिलने से चेहरे पर झुर्री आ जाएगी। मुझसे बस 2.5 साल बड़ी है मेरी दीदी, पर समय से पहले व्यवस्था और वातावरण की पकाई बच्ची थी वो। 1980 में शहर से बाहर नया अस्पताल आधे अधूरे तरीके से शुरू कर दिया गया और पुराने अस्पताल के आधे कर्मचारियों को जबरदस्ती वहां भेज दिया गया। वहां जाने से पहले मां ने हम दोनों को बहुत सारे सपने दिखाए, जिसमें एक था गुसलखाने में नहाने के लिए झरने का होना। जब हम उस नए घरनुमा स्टोर में पहुंचे तो उससे लगे बाथरूम में एक लोहे का झरना था, फुहार वाला, जिसे देखकर हम खुद पानी पानी हो गए, क्योंकि पानी का कनेक्शन अभी हुआ ही नहीं था। वैसे भी पानी का पंप आधा किलोमीटर दूर किसी दूसरी कॉलोनी में लगाया गया था, जहां से ढोकर पानी लाने का प्रस्ताव हमारा इंतजार कर रहा था। मुद्दे की बात यही है कि पानी की सुविधा नहीं थी और आधा किलोमीटर दूर से हम दोनों को पानी लाना पड़ता। 7-8 महीने बाद जब पानी का कनेक्शन हुआ और नया बोरिंग घर के पास लगाया गया, तब हमने उस झरने को ही तोड़ दिया ताकि पानी की सीधी तेज धार हम तक पहुंचे। बोरिंग की भी ऐसी किस्मत थी कि जब चाहे पानी छोड़ दे और फिर से हमें पानी उसी पुराने आधा किलोमीटर दूर वाले पंप से लाना पड़ता। मैं दीदी को भोटी कहता था और वो मुझे चिकना। हम दोनों साथ साथ सोते और साथ साथ जागते, साथ ही स्कूल जाते, पर खेलने कभी कभार अलग अलग भी जाते। दिदिया बचपन से बहुत सुंदर है।
बचपन में तो और भी ज्यादा सुंदर लगती थी। उसे साफ सुथरे और सफेद कपड़े ज्यादा पसंद थे। अपने कपड़ों को खुद ही एकदम साफ टिप टॉप मेंटेन रखती थी। हम 2 किलोमीटर पैदल रास्ते भर यूं ही बातें करते चलते रहते और इस तरह स्कूल कब आ जाता पता ही नहीं चलता। 5वीं कक्षा तक सरस्वती शिशु मंदिर साथ ही गए। फिर दीदी दुर्गा गर्ल्स स्कूल और मैं नेशनल एकेडमी होते हुए दुर्गा हाई स्कूल 6ठी कक्षा में दाखिल हुआ। हम दोनों को बहुत कुछ कहना नहीं पड़ता और हमारी बातें छुपाने वाला पेट एक ही था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बचपन में मैं बहुत मंदबुद्धि था और अक्सर बातें भूल जाता था। सामान क्या लाना है वो पूरे रास्ते रटता हुआ जाता और अगर किसी ने रास्ते में टोक दिया तो भूल भी जाता। इस बात का जिक्र पहले भी किया है कि माँ अच्छी तरह कुटाई भी करती। ऐसे में दीदी ही बचाने आती। चूंकि खाना कोयले के चूल्हे या स्टोव पर ही बनता था, गैस तब तक नहीं आई थी, तो घर पर केरोसिन तेल का स्टॉक रखना पड़ता था। प्लास्टिक का 5 लीटर का कैन लेकर बाजार जाना पड़ता। पैसों के लाले हमेशा रहते तो माँ कहती तेल खरीदने के बाद रिक्शा कर लेना। बचपन यानी 10-11 साल की उम्र में थोड़ी सी दूरी भी कितनी ज्यादा दूरी लगती है। बाजार घर से 2 किलोमीटर पर रहा होगा और हमें पैदल या साइकिल की ही आदत थी, लेकिन तेल का मामला था तो रिक्शा करने का बहाना मिल गया। जैसा कि पहले भी कई बार हुआ, चाहते हुए भी भाग्य हमारे साथ नहीं रहना चाहता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और हमने सोचा पहले रिक्शा कर लेते हैं, फिर रास्ते में तेल भी ले लेंगे, पर किस्मत साथ नहीं दे पाई और जो होना था वही हुआ। तेल की दुकान बंद निकली और हम सिर्फ सब्जी लेते हुए रिक्शे पर घर पहुंचे। माँ को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने रिक्शा के पैसे देने से सीधा इनकार कर दिया। बेचारे बूढ़े रिक्शे वाले काका आधा घंटा इंतजार में बीड़ी फूंकते रहे। माँ का गुस्सा जब शांत हुआ तब जाकर रिक्शे वाले को पैसे मिले, पर हमें उस गलती की पूरी भरपाई करनी पड़ी। अगली बार 5 लीटर का कैन नन्हे हाथों में ढोते हुए फेरा फेरी अदला बदली करते हुए 2 किलोमीटर चलकर घर आना पड़ा। उस दिन जाकर माँ की किराया वसूली प्रक्रिया पूरी हुई। हालांकि माँ ने कुछ नहीं कहा ऐसा करने पर हम दोनों पर फिल्मों का असर गजब का था। हम सच में फिल्मी किरदार की तरह सोचते और हरकतें भी करते। फिल्मों के प्रभाव में हम स्वाभिमानी जरूरत से ज्यादा बन गए थे। यह पैदल यात्रा भी उसी की एक झलक भर थी। कई बार माँ दोनों की पिटाई करती तो दर्द से निकलती चीख को पूरे फिल्मी अंदाज में बर्दाश्त करते हुए हम दांत भींचते। हम दोनों के काम आपस में बटे हुए थे। एक टाइम की झाड़ू मेरे हिस्से तो दूसरे टाइम का झाड़ू पोछा दीदी के हिस्से। बर्तन मिलकर धोना या फिर चापाकल चलाना और दीदी का बर्तन धोना। जब तक चापाकल घर के पास गड़वाया नहीं गया था तब तक हम दोनों सिर पर तसले भर भर कर पानी लाते। बोरिंग पंप, जैसा कि पहले बताया गया, आधा किलोमीटर दूर था और नया पंप जो बाद में गड़वाया गया उसका नक्षत्र शुरू से ही खराब रहा, सो वो खराब ही रहता था। सिर पर 3-3 तसले में एक साथ पानी ढोने में हमें बहुत आनंद आता। इसी बहाने हम भीगते, नहाते जाते और आधा पानी छलकाते हुए चुआते हुए तसले से छलकता पानी पीते रहते। लालटेन की कालिक पोंछना मेरा काम था, वो भी चूल्हे की राख से, जिसे साफ करते हुए हाथ कटना जैसे मेरी आदत में शुमार हो चुका था। दीदी कपड़े धोती, पर उन सूखे कपड़ों को उतारने का काम मेरा था। सबसे बोरिंग काम कपड़े तह लगाना था। अक्सर साड़ी तह लगाते लगाते मैं उसी में उलझ जाता। आधे तह में ही वो मुझसे बिखर जाती। तब दीदिया सिखाती ठीक तरह से तह लगाना। यह सिखाना बड़े होने तक जारी रहा, क्योंकि मेरे मन में इसे सीखना कभी था ही नहीं। तरकारी खरीदने हम दोनों साथ साथ जाते, पर किचन का पंसारी वाला पूरा सामान माँ खुद से एक बार में ही लाती। उस समय हम दोनों उनके टंडेल होते, थैला लटकाए पीछे पीछे चलने वाले। मुझे बस फावा में रुचि होती, जिसे मेरा मासूम चेहरा हर हाल में हासिल कर ही लेता, चाहे सब्जी वाला हो या पंसारी वाला। दीदिया की एक और खास बात थी जिससे मैं खौफ खाता था। माँ जब भी ड्यूटी पर रहती और जब भी मैं उसे परेशान करता या उसकी बात नहीं मानता या फिर ऊपर बताए काम करने से इनकार कर देता, तब वो मुझे रुई की तरह धुनती, और धुनते समय किसी तरह का दया भाव उसके चेहरे पर नहीं आता। उसके मुक्के में बहुत जोर था और कमबख्त मेरे लंबे घुंघराले बाल जिसे बेरहमी से खींचकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती। मैं टस से मस नहीं कर पाता, पर सच ये है कि असल में आदतन मैं लतखोर था। जैसे ही वो पीटना बंद कर देती, मेरा हाथ और लात उस चाबी वाले यांत्रिक बंदर की तरह चलने लगता।
मेरा चलाया हाथ यूं चलता जिसे कभी भी निशाने पर नहीं लगना होता, और फिर मेरी धुनाई का वही चक्र वो फिर से दोहराती। माँ जब लौटकर आती तो भले चादर तकिया रजाई अस्त व्यस्त होते, पर हम दोनों एकदम चुस्त दुरुस्त दिखने का अभिनय करते। रात को दीदी फिर मेरी तेल मालिश करती, और अगर कहीं कट छट गया हो तो बोरोलीन भी लगा देती। इन सब कारस्तानियों के बाद सबसे सुखद था उससे लिपट कर सो जाना। सब दर्दों की एक ही दवा, उससे लिपटना। मुझे नींद जल्दी आने की बीमारी शुरू से है। माँ को ड्यूटी के कारण अक्सर देर हो जाती। जब माँ लौटती मैं सोया हुआ मिलता। माँ उठाती और नींद में ही खाना खिलाती, और सुबह मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि रात में खाना खाया था भी या नहीं। बाद में माँ के बदले दीदी खिलाने लगी, और आश्चर्य की बात यह है कि पोस्टिंग के कुछ महीनों बाद तक स्मिता ने भी नींद में ही खिलाया मुझे, और मेरी आदत खाना खाकर भूलने की नहीं बदली। वस्तु स्थिति को बेहतर समझने के लिए लखीसराय की भौगोलिक और जातीय समीकरण और वर्गीकरण को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना अस्पताल के भीतर के इन्हीं पहलुओं को। स्टेशन के ठीक बगल में जो मोहल्ला है उसे पंजाबी मोहल्ला कहते हैं। फिर नया बाजार से दालपट्टी, और वहां से कवैया रोड तेली समुदाय से भरा हुआ था। वहां लाल पहाड़ी की तराई, जिसे जयनगर मोहल्ला कहते हैं, दलितों की एक छोटी सी दुनिया। लाल पहाड़ी के दूसरी तरफ हसनपुर, जहां भूमिहारों की भरी हुई बस्ती। रेत इनका संसार, पुराने रईस की लुटी हुई ये दुनिया जहां भाई भाई का दुश्मन। और ये वो जगह जो अस्पताल से सबसे नजदीक भी है, और अस्पताल के रोजमर्रा के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव भी इसी गांव का रहा करता था। जब हम दीदी के साथ घर से स्कूल जाते तो इन सभी जगहों से हमें गुजरना होता, और लोगों की नजरों में बदलते भावों को देखना पड़ता। हर जाति की दृष्टि एक जैसी नहीं होती। छोटा होने के कारण कई बार बस मन महसूस कर रह जाता, पर दीदी सबकी आंखों में आंखें डालकर चलती। वो किसी से भी नहीं डरती, ये जानते समझते हुए भी कि किसकी दृष्टि कैसी है। खाने के लिए रोजाना डीबीसी यानी दाल भात चोखा, और चारों ओर बीबीसी यानी बुद्धिवर्धक चूर्ण वाले लोगों से घिरे हुए दिन थे। अस्पताल अभी आधा बना ही था कि सरकार ने थोड़ी दूर पर ही जेल बना दिया, जिसके उद्घाटन समारोह में ये बताया गया कि दारा सिंह की बहन आई हैं। पहलवानों की कुश्ती होने वाली है, और जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लोग भाग लेंगे। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, और सब कुछ स्वतः तय हो गया। अस्पताल और जेल के बीच सिर्फ एक खाली सपाट मैदानी घास थी। कहीं कहीं बनते हुए क्वार्टर्स, सब डिविजनल ऑफिस, कोर्ट इत्यादि भी थे। स्वाभाविक है माँ को तो बताना नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुश्ती शाम के समय होने वाली थी। हम लोग समय से बहुत पहले पहुंच गए। जब पहुंचे तो देखा इतने सारे फल और अंडे जितने हम और हमारा कद, एक साथ बैठे 10-10 पहलवान। हमने जिंदगी में इतनी सुंदर गोरी पहलवान को पहले कभी नहीं देखा था, सो मन मचल उठा उन्हें छूने को। हम दोनों भीड़ से नजरें बचाते हुए उन लोगों के घेरे के अंदर पहुंच गए। फिर क्या था, जितने नजदीक पहुंचते उनका कद उतना ही ज्यादा बड़ा लगता जाता। इसी बीच एक पहलवान उठा तो लगा वो हाथी और हम चींटी, पर हमें अब भी जिद थी नजदीक जाकर छूने की। वो गोरी विशाल काया दर्जनों अंडे खा रही थी। हम उनके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। हिम्मत करके उनकी थुलथुली मांसल टांगों को छुआ जो बिल्कुल रुई सी लगी, पर अगले ही पल दीदी को किसी ने एक हाथ से उठा लिया। वो हवा में टंगी दिखी। इस बात का अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था। दीदी को हवा में टंगा देख मैं घबरा गया और उनकी टांगों के बीच से गुजरते हुए हड़बड़ाकर बचने के लिए भागा। मुझे लगा अगली बारी मेरी तो नहीं। मैं घर आकर डर के मारे चुपचाप रजाई में छुपकर लेट गया। शाम को रात में बदलना था सो हुआ, माँ को ड्यूटी से लौटना था सो लौटी, और मेरी खटिया खड़ी होनी थी सो हुई। माँ मुझे रजाई से बाहर निकालकर दनादन सोंटते हुए सवाल जवाब करने लगी। मैं क्या कहता, चुपचाप मार और डांट खाता रहा। फिर गलती भी स्वीकार कर ली और सब कुछ बता भी दिया। माँ का गुस्सा परेशानी और बेचैनी में बदल गया, और सामने छत वाले पाल मामू अभी ओटी में ही थे तो माँ ने उनको आवाज लगा दी। हालांकि मामू खुद ही हाफ लीवर के आदमी थे, पर उस समय वही सबसे बड़ा सहारा दिखे। उन्हें लेकर हम सब दीदी को ढूंढने निकले। जब जेल पहुंचे तो वहां सब तमाशा खत्म हो चुका था और उनमें से कोई वहां नहीं था। पूछताछ की तो पता चला दीदी यहीं पर थी 2 घंटे पहले तक। फिर कहाँ गई किसी को नहीं पता। हम सबका हाल मानो काटो तो खून नहीं। अनजान लोग
और लड़की जात सब परेशान। और मेरी तो लगातार खैर खबर धकियाते हुए ली जा रही थी। फटकार लग रही थी कि क्यों दीदी को छोड़कर भाग गए तुम कायर पिद्दी, तुमसे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं मंदबुद्धि। हम लोग पूछते पाछते पूरी कॉलोनी में टहलते रहे, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर घर की तरफ चल पड़े। उस समय कोई रात के 9 बज रहे होंगे। तब वो दिखी, खिलती हुई हंसी बिखेरती, खिलखिलाती घर की तरफ दौड़ती हुई। हम सब लपक कर दौड़े उसकी तरफ। मैं दीदी से लिपट गया। फिर थोड़ी देर बाद ही एकदम बाल पकड़कर पूछा, कहाँ थी, क्यों नहीं आई? तो वो और जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर उसने जो सुनाया वो एक अलग ही कहानी निकलकर सामने आई। उसका कहना था कि सभी पहलवान, खासकर दारा सिंह की बहन, हालांकि ये कितना सच है कि वो दारा सिंह की बहन थी या नहीं पता नहीं, पर उस समय चारों तरफ यही हल्ला था। तो दारा सिंह की बहन ने दीदी को पूरे समय गोद में ही रखा और खूब चूमा, उसके गाल खींचे, सबने उसे खूब खिलाया। सामने से कुश्ती देखने को भी मिली सो अलग। और बाद में मजिस्ट्रेट साहब के घर में खाना खिलाने साथ ले गई। सच बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब के घर तक पहुंचने की हमारी हिम्मत थी नहीं, इसलिए वहां हमने दीदी को ढूंढा भी नहीं। दीदी के कहने पर कि उसे घर का रास्ता पता है, उसे सामने तक वो लोग छोड़ गए। मां ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, पर बाद में अगले दिन समाज में रहने वाले लोगों की विकृत मानसिकता के बारे में हम दोनों को बहुत प्यार से समझाया। तब तक डाकिया वाली घटना घट चुकी थी, और जो किस्सा मेरे साथ हुआ था उसके पहले उसने दीदी को कुछ अश्लील पत्रिका भी दिखाई थी, और दीदी ने उसे भरपेट गालियां भी दी थी। इस घटना पर पूरा जिक्र बैरन डाकिया में आगे सुनने को मिलेगा। मां की बात हम दोनों को समझ में आ रही थी। अस्पताल निर्माणाधीन होने के कारण चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और मां को समय असमय अस्पताल जाना पड़ता था, इसलिए वो इस बात को लेकर ज्यादा परेशान रहती थी। उन्हीं दिनों मुझे कॉमिक्स पढ़ने का भयंकर चस्का लग गया। सब्जी लाने के पैसे में हेर फेर अब मेरे लिए आम बात थी। मैं स्कूल के बदले घंटों समय किताब की दुकान पर भाड़े पर मिलने वाली कॉमिक्स पढ़ते हुए बिताने लगा। काम की व्यस्तता और मुझ पर अटूट विश्वास के कारण मां कभी हिसाब नहीं मांगती। कॉमिक्स पढ़ने के इस नए नशे का इतना असर था कि अक्सर घर से बाहर ही रहने लगा। कई बार सोचता हूं कॉमिक्स पढ़ते हुए ही शायद मेरे भीतर लिखने का बिरवा फूटा होगा। इस नशे का असर इतना ज्यादा हो गया कि चोरी करने लगा। तब मेरी उम्र क्या रही होगी याद नहीं, पर मेरे भीतर पैसे चोरी करने के ऐब ने बुरी तरह जन्म ले लिया और मैं मां के नैतिक पाठ से पूरी तरह छुपम छुपाई खेलने लगा। उधर मां ने खुद को हमारे साथ यूं जोड़ लिया था कि पहले तो कभी मानती ही नहीं कि ये गलती हम भला कर भी सकते हैं, और फिर जब हमारी गलती का एहसास हो जाता तो वो खुद से भी विलग हो जाती, रेत की दीवार की तरह भीतर ही भीतर धंसती और गुमसुम हो जाती। विश्वास का बांध टूटता तो वो एक चुप्पा बन जाती, चेहरा जर्द और आंखें वीरानी में डबडबा जाती। हम उन डबडबाई आंखों से खौफ खाते। चुप वो होती और सांसें हमारी घुटती, और थोड़ी देर में ही हम सरेंडर कर जाते कि आगे ऐसा नहीं होगा। उन्हीं की कसम खाकर कहते अब गलती नहीं होगी, पर कम वक्त बचपना फिर वही गलतियां दोहराता। इस स्टोर वाले घर में आने से पहले हम एक और जगह रहते थे जिसमें 3 कमरे अगल बगल एक साथ पहली मंजिल पर थे, जिसके बीच एम्बुलेंस का गैराज हुआ करता था। पहले कमरे में चिंता मौसी, दूसरे में एंजेलिना चौधरी यानी अंजू मौसी, और तीसरे में हम सब। अंजू मौसी की 3 बेटियां मौसा फिलिप्स चौधरी बरियारपुर चर्च के स्कूल में काम करते थे। चिंता मौसी का रुझान ड्यूटी से ज्यादा प्राइवेट पेशेंट को देखने का ही रहता या घर जाकर डिलीवरी का काम कराने का, इसलिए हम लोगों में से कहीं ज्यादा पैसा चिंता मौसी के पास होता। अंजू मौसी दीदी को बहुत मानती और उनकी बेटी लीना दीदी की सबसे अच्छी दोस्त थी। हम सब बच्चे आपस में घुल मिलकर बहुत प्यार से रहते। चिंता मौसी के पति का नाम ईश्वर यानी ईश्वरी महतो था, और ईश्वर एक पढ़े लिखे बेरोजगार रहे, पर उनका स्वभाव बुद्ध की तरह चिंता मुक्त ही रहा। उनका एक शौक ऐसा था जो मेरे भाई को भी रहा, रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री पूरे दिन सुनना। चिंता मौसी काम करने जाती तो मौसा ही खाना बनाते। हम लोग भी उनके साथ लगे रहते। मौसा हमेशा अच्छी बात करते, ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते। हम दोनों भाई बहन उनके साथ खेत में धूप सेकते हुए कहानियां सुनते, पर मौसा को मौसी से बहुत डर लगता। उकटते समय मौसी किसी भी सीमा को नहीं देखती और मौसा एकदम बुद्ध का मौन लिए कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्हीं दिनों जब क्रिकेट का भूत सब पर सवार था,
मौसा के ऊपर और ज्यादा तो वो अपने एक तल्ला वाले कमरे से नीचे उतरकर सामने खेत में चेहरे पर गमछा डाले कमेंट्री सुनते रहते और मैं मौका देखकर चुपके से मौसा के किचन में घुस जाता। मौसी अनाज में पैसे छिपाकर रखती थीं। इस बात की भनक कैसे पड़ी पता नहीं, पर पैसा कहाँ कहाँ छुपाती हैं इसका अंदेशा था मुझे। चोर के पास ज्ञान चक्षु भी होता है, ये उस समय मैं समझा। मैं मंदबुद्धि इस काम को करते वक्त एक शातिर चालाक बालक में तब्दील हो जाता। मैं रोज 1 से 5 रुपए में जो सबसे छोटा रुपया हो उसी को हाथ लगाता। जब कमाई तनख्वाह से बाहर से आ रही हो तो आदमी अक्सर गिनना भूल जाता है। मौसी का भी यही हाल था। मेरी चोरी का ये क्रम अभी लगभग 6 महीने ही चला होगा कि अब मेरे लिए नई समस्या थी कि पैसे रखूं कहां। दीदी से बचना नामुमकिन था तो मैं चुराए हुए पैसे अपने दोस्त अनिल को दे दिया करता, जिसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि पैसे कहां से आ रहे हैं। वो बाजार में रहता था। पैसा हाथ में आते ही मेरी आदत समोसे और अंडे खाने की तरफ बढ़ गई। तीसी के तेल में छना समोसा और कुसिया केराव की घुगनी के साथ परोसे जाने का कोई तोड़ नहीं, या फिर मूढ़ी चना की घुगनी कचरी के साथ वहीं हाजी मार्केट के सामने और नेशनल अकादमी स्कूल के सामने ठेले पर मिलता। हाजी मार्केट उस समय हम लोगों के सामने मॉल वाला स्टेटस रखता था। वहीं बगल में गणेश भैया, जिनके ऊपर पत्रकारिता का भूत सवार था, उनकी कॉमिक्स की दुकान भी थी। गणेश भैया मम्मी को अपनी दीदी का दर्जा देते थे और साथ में एक लोकल अखबार भी चलाते थे। समोसा और कॉमिक्स ऐसा कॉम्बो था जो किसी की भी लाइफ बना दे। मेरी इन हरकतों की खबर दीदी तक किसी न किसी तरीके से पहुंच ही रही थी, पर उसे असल मामला समझ में नहीं आ रहा था। इधर मेरी हीरोगिरी अपने ऊपर खर्च करने से ज्यादा अपने दोस्तों के ऊपर डींग हाँकने में बदल गई। मैं नित नई कहानियां गढ़ने लगा, अपने मामा नाना के किस्से हाँकने लगा कि वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं और जब आते हैं 100 रुपए दे के जाते हैं। अनिल को भी ऐसे किस्से के कारण ही भनक नहीं लगी कि पैसा कहां से आ रहा है। झूठ कितने दिन लहलहाएगा। एक दिन सच के उगते ही उसे मरुस्थल बन जाना है, रेत रेत हो जाना है। बेखौफ होना मूर्खता है और मैं मूर्खता की ओर पींगे बढ़ाता चला जा रहा था। अपनी सीमाओं को भूलकर मैंने अब 10 से 20 रुपए तक पर हाथ मारना शुरू कर दिया। उधर चिंता मौसी की चिंता बढ़ने लगी और इसका कुफल ये हुआ कि मौसा मौसी में खटपट शुरू हो गई। किसी को मुझ मंद बुद्धि पर शक ही नहीं हो रहा था। एक दिन दीदी ने ही कपड़े धोते समय मेरी जेब से 10 रुपए पा लिए और लगी जासूसी करने। समोसे की बढ़ी खपत, दोस्तों पर किए गए खर्च, खुद कॉमिक्स भाड़े पर पढ़ना, दूसरों को पढ़वाने और खिलाने की आदत, और फिर प्रश्न पर प्रश्न। उसके सामने मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अंततः उसकी बातों के पेश में फंसकर हर बार की तरह इस बार भी सब कबूल कर बैठा। थोड़ी देर तो दीदी गुस्से में लाल पीली होती रही, फिर उसने सिर पर हाथ रखकर कसम खिलवाई कि दोबारा अब ये पाप नहीं होगा। और दीदी की उस कसम का असर ये हुआ कि मौसी के घर में फिर से शांति बहाल हो गई। अच्छी बात यह थी कि दीदी ने मां से एक भी लफ्ज नहीं बताया, पर निगरानी करती रही, घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। यहां से मेरे भीतर बदलाव के बीज पड़ने शुरू हुए। ये मेरे सुधरने की शुरुआत थी। नेशनल एकेडमी में मैं 3री से 6ठी कक्षा में पढ़ा था। वहां के शिक्षकों की एक विकट समस्या ये थी कि दूसरे तल्ले पर कक्षा लगती थी जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लड़कों को हाजी मार्केट के चापाकल से पानी लाने की ड्यूटी दे दी जाती थी। स्कूल से हाजी मार्केट उस उम्र के हिसाब से ठीक ठाक दूरी ही समझा जाए। लड़कियों को यह कार्य नहीं दिया जाता था, जिसका मतलब यह था कि हमें पानी उनके लिए भी लाना पड़ता। सरस्वती पूजा की बात है। बाल्टी भर पानी भरने के बाद ही मेरे भीतर का अमिताभ इस बार शत्रुघ्न सिन्हा में बदल गया और हम दोनों ने मिलकर उस बाल्टी में थूक, नमक और पेशाब मिला दिया। यहां तक ये सच स्वीकार करना जरूरी है कि इन सब में मेरी हिमाकत ज्यादा थी। बाकी दोस्त बस अनुकरण कर रहे थे। पानी अकरणीय कृत के बाद भी लाते हुए छलछला रहा था, जिसका अफसोस उस दिन बहुत ज्यादा हो रहा था। टीचर रूम 2 तल्ला के सबसे अंत में था। उस रूम तक पहुंचने से पहले ही लड़कियां मिल गईं और पानी पर टूट पड़ी। पहली घूंट ने ही अपना काम किया और शिकायत अविलंब अंतिम कक्ष की ओर सरक गई। गणेश भैया, जिनके यहाँ कॉमिक्स पढ़ता था, उनके ही बड़े भाई राजकुमार हमें गणित पढ़ाते थे। उन्होंने हम सबको एक साथ बुलाया। काफी ग्रिलिंग की, पर हमारा साथ नहीं तोड़ पाए। किसी का मुंह नहीं खुलवा पाए। हम में से किसी ने कुछ नहीं कबूला। अंत में धमकी के साथ हमें छोड़ दिया गया।
इस दुस्साहस का परिणाम यह हुआ कि पानी लाने के काम से हमें हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। आज भी अफसोस के साथ सोचता हूं कि अंत तो ठीक हुआ, पर थूक और पेशाब नहीं मिलाना चाहिए था। इस गलती का एहसास एक मलाल की तरह अब भी साथ है। खुशी और सोग बांटें तो बेहतर, न बांटें तो बदतर। अस्पताल में उस समय तक सुख दुख सब में मिलजुल कर एक संयुक्त परिवार की तरह रहते थे, जिसमें साझा करने का रिवाज बना हुआ था। इसे जल्द ही नजर लग गई। हम दोनों बहुत खुशनसीब थे कि मां की गैर मौजूदगी में मौसियों से घिरे रहते। मैं उम्र के हिसाब से मोटा और थोड़ा थुलथुला था। शुरू में जब अस्पताल आधे अधूरे शुरू हुआ था, तब अंजू मौसी, उर्हुल मौसी, कमला मौसी, शांति मौसी थीं। फिर चिंता मौसी, उर्वशी मौसी, उर्मिला मौसी, मंजू मौसी सब जोड़ते चले गए। कुछ आए कुछ गए, पर इनके बीच मैं दुलारा किसी गोपाल नटखट से कम नहीं था। मां बाहर रहती तो कोई न कोई खाना खिला ही देती। किसी के घर कभी भी बेरोक टोक आ जा सकते थे। बात 1983 के आसपास की होगी, जब एक दिन अचानक मेरा पैर मुड़ना बंद हो गया और मेरी छाती फूल गई। दर्द हद के पार जा रहा था और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अस्पताल में घर होने का यह शायद सबसे बड़ा फायदा सिद्ध हुआ। पता चला मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी गठिया है, जिसका दर्द ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैर के जोड़ों में टाइट स्क्रू लगा दिया हो। पैर हिलाना भी मुश्किल। दर्द में मैं कभी कभी दीदी का हाथ इतने जोर से पकड़ लेता कि उसके हाथ पर निशान उभर आते। इतनी सारी समस्याओं के गुलदस्ते में एक और कांटा जिसे न निकाला जाए न सहा जाए। इतनी कम उम्र में यह होना एक झटका था मां के लिए, पर इसका निदान और भी दर्द से भरा था। जब भी दर्द होता, दीदी चादर से मेरे पैर को बांध देती। हवा लगने से दर्द दोगुना हो जाता। एक बार तो इस बीमारी ने सीधे मेरी छाती पर वार कर दिया और छाती एक पिंजरे की तरह फूलकर गोल हो गई। इससे बचने के लिए मुझे एक ऐसा इंजेक्शन हर 15 दिन पर लगाना होता, जिसे लेने से कुछ दिनों तक चला भी नहीं जा सकता। पिछवाड़ा सूज जाता। उस इंजेक्शन का नाम है पेनिडियोर, पेंसिलिन। इस इलाज के लिए ये दवाई विभिन्न अंतराल में 22 साल की उम्र तक मैंने ली। अब ये किस्सा यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि महीने में 2 बार इंजेक्शन लेने का मतलब है आप 4 दिन घर पर ही रहेंगे, और अगर निकलेंगे भी तो लंगड़ाते लंगड़ाते। जैसा मेरा चित्त था, मैं घर पर बैठने वालों में से नहीं था। लंगड़ाते हुए खेल के मैदान की तरफ निकल ही जाता। खेल नहीं पाता तो बाहर से ललचाता हुआ देखता रहता। बाकी बच्चे थोड़ी हंसी उड़ाते, कहते लंगड़ा आया, लंगड़ा आया। ऐसे समय दीदी मुझे संभालती और कई बार ऐसा रोल दे देती जिसमें मुझे बस गिनना होता या बैठकर या लंगड़ाकर अंपायरिंग करनी होती। दीदी मुझे किसी भी हाल में उपेक्षित और नजरअंदाज नहीं देख पाती थी। कई बार वो मुझे यूं ही कहानी सुनाने लगती ताकि मैं मैदान में ही नहीं जा सकूं। उसका साथ दीवार की तरह रहा, जिसके सहारे मैं लता की तरह चढ़ता गया। और एक दिन जब फूल खिला, वो वहीं थी, दीवार की तरह। उसकी जिंदगी दीवार की तरह स्थिर हो गई थी। आज भी मौसम के बदलाव होते ही मेरे पैर में दर्द उठता है और मैं दर्द को चादर में लपेट लेता हूं। सीधी हवा से बचना उसने ही सिखाया। और आज भी उस हर दर्द के साथ याद आती है दीदिया, और उसका फूल सा बचा कर रखना मुझे। एक गर्मी की छुट्टी में जब हम अंजू मौसी के साथ बरियारपुर गए, जहां उनके पति फिलिप्स चौधरी, जो कन्वर्टेड ईसाई थे, विजयनगर यानी बरियारपुर चर्च के स्कूल में पढ़ाते थे। वहां एक छोटे से कमरे में मौसा, मौसी, उनके 4 बच्चे और हम तीनों सब एक साथ पुआल के बिस्तर पर सोते। उस जमाने में एक बात पक्की थी, कष्ट कभी कष्ट की तरह लगा नहीं। जब तक कोई और इस बात का एहसास न कराए, कभी लगा ही नहीं कि किसी चीज की कमी है भी। खैर, यह हिस्सा सिर्फ इस बात के लिए लिख रहा हूं क्योंकि ये अलग अनुभव था। धर्म के प्रलोभन का तरीका अलग है, पर ध्येय और तात्पर्य एक ही है। उस छोटे से कस्बे के स्कूल में मौसा भले ही एक सामान्य शिक्षक थे, पर चर्च ने उनको ऐसी सुविधाएं दे रखी थी जिसे देख भोला मन उस धर्म की ओर आकृष्ट हो जाए। बांटने को मिल्क पाउडर इफरात में था। हम बच्चों को तो लगा जैसे स्वर्ग में आ गए। कभी छुच्छे पाउडर खाते तो कभी पानी में पेस्ट बनाकर रोटी के साथ। इतना मिल्क पाउडर मिला कि हम दोनों भाई बहन सच में अघा गए। वहां की मस्ती, चर्च का सुंदर माहौल और मनमोहक वातावरण सब अपनी ओर खींच रहा था। हम इस एहसास से भरे थे कि हम ईसाई क्यों न बन जाएं। इस हिस्से को यहां दर्ज करने का मकसद ये है
कि मासूम मन कितना नाजुक होता है और कौन सा पल नाजुक पल बन जाए कि एक दूध का पैकेट आपके धर्म और सोच पर भारी पड़ जाए। वापस लखीसराय अस्पताल आते हैं। अभी तक स्टाफ में कई लोगों का घर बाजार में ही था, जो कि नए अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर था और जो मेरे बाल मन में हमेशा 5 किलोमीटर सा ही रहा। इस कारण बाकी लोगों की गैर मौजूदगी में अकस्मात सारे डॉक्टर मां को ही सहायिका के तौर पर बुलाने लगे। चूंकि अस्पताल के कई हिस्सों में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था और हम दोनों को घुमक्कड़ी की आदत थी, मां को डर लगा रहता था, खासकर दीदी का, कि उस ओर अकेली न चली जाए। संभवतः यौन शोषण ही उसके भय का एक मुख्य कारण रहा होगा, जिसकी शिकायत दीदी ने 1-2 बार की भी थी। वो भी एक ऐसे डॉक्टर के विरुद्ध जिन्हें हम नाना कहते थे। प्रचंड जातीयता, सामंती मानसिकता, एम्बुलेंस ड्राइवर के नशे में हमेशा घूरते रहने की आदत के साथ दीदी की सुंदरता और अनियंत्रित लंबाई, इन सब चिंताओं की जड़ माना जा सकता है। मां का मन था हम दोनों को कोई ट्यूशन पढ़ा दे, तो पाल मामू, जो अस्पताल की छत के एक हिस्से में अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे, उनके साथ ही मां हम दोनों को पढ़ने भी बिठा देती। जब मामू अपनी बेटी को पढ़ाते तो हम लोगों को भी थोड़ा सा पढ़ा ही देते। मां को थोड़े में संतोष नहीं था, इसलिए किसी को भैया तो किसी को चाचा बनाकर घर लाती और हमारी ड्यूटी में लगा देती। हम तो ठहरे घाघ, किसी साधारण शिक्षक के हत्थे कैसे चढ़ते। दीदी को जो ट्यूशन पढ़ाने आते, उन्हें दीदी किसी न किसी कारण से भगा ही देती। कई बार तो मम्मी का तबादला हो जाता तो कभी मम्मी का नाम देकर कह देती कि कल से आने से मना कर दिया है मां ने। कईयों को तो यूं ही झूठ बोलकर भगाया। हर बार पेट में दर्द, नहीं तो आपस में घनघोर लड़ाई, और कुछ नहीं तो यही बोल देना कि पैसे की बहुत कमी है, मां आपको कल से आने को मना कर दी है, वगैरह वगैरह। इसी बीच भैया का चयन सैनिक स्कूल तिलैया में हो गया। मां की तनख्वाह उस समय 260 रुपए के आसपास थी, जबकि सैनिक स्कूल में पहले साल की फीस और दाखिले की राशि कुल मिलाकर 3600 रुपए थी। मां के पास पैसा नहीं था, बस कुछ बचे हुए जेवर थे जिसे उन्होंने दीदी की शादी के लिए संभाल कर रखा था। उधर फीस जमा करने की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। समाधान के नाम पर नीलबटे सन्नाटा। मां को जब बहुत परेशानी होती तो वो गुलाब छाप मार का गुल कर लेती। 1-2 बार मैंने भी छुप कर किया तो चक्कर आ गया। खैर, उस समय शाम का वक्त था और सिर्फ एक ही दिन बचा था फीस जमा करने के लिए। मां चापाकल के पास गुल करते हुए भीतर ही भीतर सिसक रही थी। मैं इन सब बातों से बेखबर खेलकर धूल में सना लौटा और मां को यूं देख दीदी से पूछ बैठा कि आखिर मामला क्या है। उसी समय हसनपुर के एक सज्जन भूमिहार आए, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उनको अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाना था तो सीधे मां को ढूंढते हुए घर पर ही आ गए। मां को देखते हुए सकपका गए। मां से उन्होंने कारण पूछा तो मां ने कुछ नहीं बताया, बस मन ही मन से सकती रहीं और पैर पटकती वहीं बाहर नल के पास टहलती रहीं। तब दीदी ने उन्हें बताया कि भैया के दाखिले की फीस हमारे पास नहीं है, हमारा सपना अब पूरा नहीं हो सकेगा। मां को अपनी इस असमर्थता पर कोफ्त और आत्मग्लानि हो रही है। वो सज्जन, जो कि उसी गांव से थे जहां के लोगों से अब तक समय समय पर विचित्र परेशानियां होती रहीं, विनम्र भाव से कहा कि दीदी आप चिंता नहीं कीजिए, पहले साल की फीस मैं दे देता हूं, आप मुझे आराम से अपनी सुविधा अनुसार लौटा देना। मां को भरोसा नहीं हो रहा था, पर उन सज्जन ने बार बार कहा, आपने मेरी बेटी का इलाज करते समय कभी समय नहीं देखा, हमेशा बढ़कर हाथ बढ़ाया, तो आज मैं कैसे पीछे रहूंगा। जबकि मां को ठीक से कुछ भी याद नहीं था कि कब उनकी बच्ची के लिए मां ने यूं बेसमय समय दिया, कब उन्होंने उनकी मदद की थी। शायद ये सब नेकी कर दरिया में डाल देने वाली बात थी जिस पर मां ने हमेशा अमल किया था और आज ईश्वर ने किसी को निमित्त बनाकर मदद करने के लिए भेजा था। इस तरह भैया का दाखिला सैनिक स्कूल में किसी अनजान की मदद से हुआ, पर यही समस्या अगले साल भी आनी थी, सो आ गई। अब दूसरे साल की फीस जमा करने की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। उस समय ट्यूशन पढ़ाने वाले लाल बाबू आया करते थे, जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। किसी इलाज के चक्कर में मां से परिचय हुआ और आदतन मां ने उन्हें हमें ट्यूशन पढ़ाने के काम पर लगा दिया। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वो मदद करेंगे, जो भी पैसा घट रहा है वो दे देंगे और किस्त में मां उन्हें पैसे चुका देगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा।
अंधा खोजे दो दो आंख। माँ मान गई और उन्होंने हमारी मदद भी कर दी। पर कुछ ही महीने बाद कहने लगे कि उनकी पत्नी ने उनकी नाक में दम कर रखा है। कह रही है कि कुछ गिरवी या सिक्योरिटी नहीं लिया, रोज ताना देती है, जीना हराम कर दिया है। माँ ने कहा ठीक है, उधार के बराबर का मेरा जेवर रख लो सिक्योरिटी के नाम पर, जब पैसे अदा कर दूंगी तो वापस कर देना। उलझी बात आसानी से सुलझ गई। एक दिन माँ ऑपरेशन कैंप के लिए बड़हिया गई थी तो किस्त का पैसा दीदी को देकर गई। दीदी ने किस्त के पैसे लाल बाबू को देने से पहले उनसे अब तक का हिसाब मांग लिया। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। दीदी ने दृढ़ता से कहा, मदद अपनी जगह पर है, आप पैसे की प्राप्ति और अब तक का हिसाब तो दे ही दीजिए। सुनते ही लाल बाबू गुस्से से और लाल हो गए। कहने लगे, रेखा दीदी यानी हमारी माँ ने तो कभी एक बार भी हिसाब नहीं मांगा और तुम अभी छठी में ही आई हो और सारा फॉर्मूला लगाए दे रही हो। दीदी की उम्र इतनी कम थी पर वो अपनी बात पर अडिग रही और लाल बाबू से प्राप्ति का पूरा हिसाब लेकर ही छोड़ा। इस घटना से खार खाए लाल बाबू ने बाद में कुछ ऐसा किया कि जिससे हम सबके होश उड़ गए। कुछ महीने बाद जब सारी किस्तें खत्म हो गईं, तब उन्होंने माँ से विनम्रतापूर्वक कहा कि चेन नहीं मिल रही है दीदी, शायद चोरी हो गई है, और फिर अगले महीने से पढ़ाना भी बंद कर दिया। दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर। अब करे भी तो क्या करे। माँ का कहना था कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर अब तक देखा है तो आगे भी सब देख लेगा। मेरी तो उम्र ही क्या थी, 4ठी कक्षा में रहा होऊंगा। बात आती जाती रह गई। इस घटना के लगभग 3 साल बाद मेरी किसी बदमाशी के कारण माँ का बुलावा स्कूल से आया। तब तक मैं दुर्गा हाई स्कूल में आ चुका था और शायद 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला हुआ ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से दीदी को पटाया कि माँ सुनेगी तो और पीटेगी। दीदी मेरी ढाल हमेशा से रही और हर बार की तरह इस बार भी स्कूल जाने को सहज तैयार हो गई। प्रधानाध्यापक के सामने पेशी थी तो बहाना बनाया गया, माँ ऑपरेशन में कैंप पर गई है। भैया तो बाहर पढ़ते हैं, पिता भी बाहर पोस्टेड हैं, इसलिए फिलहाल तो ले देकर दीदी ही है, इसीलिए वही आपसे मिलने आई है। हेडमास्टर साहब सिंह जी सौम्यता भरी दीदी से मिलकर प्रसन्न हुए और कहा कि इसे समझाओ तुम्हारी तरह बने। ये क्लास में फर्स्ट आता है पर स्कूल ही नहीं आता। दीदी ने उन्हें पूरा भरोसा दिया कि वो जरूर मुझे सही रास्ते पर लाएगी। अभी बातचीत चल ही रही थी कि किसी काम से एक नए शिक्षक ने कमरे में कदम रखा। हेडमास्टर साहब ने उन्हें कहा कि अभी कल ही तुमने ज्वाइन किया है, अभी सबसे मिलो, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी और कक्षा फिक्स कर देंगे। इस बातचीत के बीच अचानक दीदी का रौद्र रूप सामने था। वो चिल्ला रही थी, कैसे कैसे चोर शिक्षक बन जाते हैं। ये वही लाल बाबू थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे पर कल ही सरकारी नौकरी ज्वाइन करने आए थे। सिंह जी बहुत धैर्य वाले प्राध्यापक थे। उन्होंने पूरी बात दीदी से समझी और लाल बाबू से इसका उत्तर मांगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि जेवर चोरी हो गए। सिंह जी ने पूरे विवेक से काम लिया और कहा, यहां स्कूल में ये बात करना अभी ठीक नहीं है। हम लोग तुम्हारे घर रविवार को बैठेंगे, तब तक रेखा जी भी वापस आ जाएंगी। हम सब निर्धारित दिन और सही समय पर इकट्ठा हो गए। उनकी पत्नी का मुंह फूला हुआ था। सिंह साहब निर्णय कर चुके थे और आते ही उन्होंने कहा, अगर जेवर चोरी तुम्हारे घर से हुए हैं तो इसमें इनका क्या कसूर? इनके पैसे वापस कर दो। जैसे तुमने सूद लिया था वैसे ही सूद समेत तुम भी इनके पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह में से किस्त किस्त में ऑफिस इनको वापस कर देगा। इतना कहना था कि उनकी पत्नी ने चमकते हुए चेन को अलमीरा से निकालकर टेबल पर पटकते हुए रख दिया और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। लौटते समय दीदी का सिर बहुत ऊंचा था, वो बहुत खुश थी। एक दिन दीदी जिद्दी आ गई। निश्चय कर लिया कि चापाकल जो कुछ दिन पहले माँ ने लगवाया था उसके आसपास की जमीन जो कि हमारे घर और ऑपरेशन थिएटर के बीच में पड़ रही थी, इसको उपजाऊ बनाकर सब्जी उगाई जाए। बहन जिद्दी हो तो सबक भाई को भी मिलता है। हम दोनों लग गए जमीन खोदने। पहली कुदाल चलाते ही बोतल टूटने की ऐसी आवाज आई कि शीशे का टुकड़ा नाचता हुआ मेरे कान के पास से गुजर गया। पता चला पूरी जमीन ही दवाई के कांच और प्लास्टिक से भरी हुई है, जिसे उपजाऊ बनाना लगभग नामुमकिन है। मैं आलसी था सो बहाने और कहानियां बनाने लगा, पर दीदी तो पक्की जिद वाली, सो लगी रही।
उसे यूं मेहनत करते अस्पताल की खिड़की से हसनपुर के एक बुजुर्ग राम खिलावन सिंह देख रहे थे और दीदिया की अकेली मेहनत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बिटिया छोड़ दो, कल एक हाँक ट्रैक्टर चला देंगे, मिट्टी ढीली हो जाएगी और फिर 2 दिन छोड़कर सब कचरा चुन लेना। दीदी खुश हो गई और ऐसा ही हुआ। हालांकि 2 दिन की जगह हमें 1 सप्ताह लगा। फिर क्या था, पूरे साल टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, मूली, सीम, भिंडी, कुंदरुम, ये सब मौसम के अनुसार काम की सब्जियां और चटनी का जुगाड़ उगने लगा और दीदी की मेहनत अंततः सफल हुई। स्टोर वाले घर की छत के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। ऊपर छत पर हम लोग या तो रात में बिजली चली जाने के बाद सोने जाते या दिन में गेहूं सुखाने के लिए। सीढ़ी नहीं होने के कारण हम लोगों को बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता। दरवाजे की चौखट के सहारे से बाथरूम की खिड़की का पल्ला पकड़ते और फिर दरवाजे के ठीक ऊपर वाले छज्जे पर पहुंचते। वहां पहले से ईंटों की छोटी सी मीनार बनाकर रख दी गई थी ताकि उस पर पैर धरकर एक छलांग में छत पर पहुंचा जा सके। छत की 2 घटनाएं 12 याद आती हैं। एक बार छोटे मामा मामी आए हुए थे और जैसा कि सबको पता है, बिजली की नौटंकी मेहमान आने पर और ज्यादा होती है, सो हुई। उस रात गर्मी भी अपने चरम पर थी। हम सब बच्चे तो छरहरे से थे, तो पैर इधर रखा उधर रखा और अगले ही पल छत पर पहुंचकर हल्ला हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। मामी को कभी इस तरह छलांगने की आदत नहीं थी। साथ ही उनकी खुद की ऊंचाई का भी उचित साथ नहीं था। चढ़ने के क्रम में मामी बाथरूम के पल्ले से ही झूलती रह गईं और इस अनुभवहीन प्रयास की वजह से कई जगह से उनकी चमड़ी छिल गई। पर मामा और भैया दोनों ने जिद करके किसी तरह उनको धकेलते हुए चढ़ा ही दिया। उस घटना के बाद मामी कभी छत पर गई नहीं। दूसरी घटना तब की है जब बांस की सीढ़ी खरीद ली गई थी और छत पर जाना सुलभ हो गया था। धूप देखकर छत पर गेहूं सुखाने के लिए डाला गया था, पर थोड़ी ही देर में बारिश के संकेत देखते हुए दीदी ने मुझ आलसी को रगेदते हुए कहा, जाकर छत से गेहूं उतार ला। मैं न जाने किस उमंग में था कि एक सांस में छत पर चढ़ गया। गेहूं को ठीक से चादर में समेटा और बिना कुछ दिमाग लगाए नीचे खटिया पर यह सोचकर फेंक दिया कि खटिया बेचारी सब संभाल लेगी। पर अगले ही पल खटिया चारों खाने उल्टे चित। खटिया बेचारी पूरी मासूमियत के साथ चारों पांव उलटकर मेरी तरफ देख रही थी। दीदी कभी बिखरे हुए गेहूं तो कभी टूटी खटिया को देख रही थी। मेरी मंद बुद्धि ने देखते ही देखते मां का चूना लगा दिया था। मैं डरते हुए नीचे उतरा और अपने दोस्त अनिल के घर भाग गया। ऐसा मैं अक्सर करता था। जब भी ऐसा कोई कांड मुझसे होता तो मैं तब तक घर नहीं लौटता जब तक मां का उबलता पारा शांत न हो जाए। उस घटना तक विलंबता मेरा अस्त्र रहती, पर वो रात मेरे लिए बड़ी खड़ूस रात थी। 8 बजे रात को मैं लौटा और देखा मां मेरे इंतजार में वही दरवाजे पर बैठी थी। आते ही मां के प्लास्टिक वाले चप्पल ने बेतरतीबी से बात करना शुरू कर दिया। मैं भी अपनी पुरानी फिल्मी मुद्रा में आ गया। कभी धर्मेंद्र तो कभी अमिताभ का एंग्री यंग मैन मेरे भीतर कुलाचे मार रहा था। ऐसा एंग्री मैन जो कभी रो नहीं सकता। मेरी नौटंकी को देख मां ने वहीं पड़े घड़े का ठंडा पानी मुझ पर उंडेल दिया। रात की ठंड में पानी बर्फीला हो चला था। मैं भीतर रीढ़ की हड्डी तक थर्रा गया। मेरे भीतर अभी भी अमिताभ का गुस्सा जिंदा था। रौद्र रूप लेता हुआ मैं अचानक दौड़ता हुआ घर से निकल भागा। पीछे पीछे दीदी भागी, पर तब तक देर हो चुकी थी। अंधेरा मुझे अपने आगोश में ले चुका था। दीदी ने लौटकर मां को समझाया कि थोड़ी देर में दिमाग ठंडा होते ही लौट आएगा। उधर अंधेरे में सड़कों पर भीगे भटकते हुए मेरे भीतर का अमिताभ कभी राजेंद्र कुमार तो कभी मनोज कुमार बन रहा था। समय बीतते ही थरथरी के साथ भूख ने अपने पाश फैलाने शुरू कर दिए। शाम की धूल भरी आंखों में आंसुओं की किरकिर लिए हुए मैं देर तक अस्पताल की चारदीवारी के चक्कर लगाते हुए लटूमता रहा। फिर लगा इन सब के बीच बेहिस कतरा कतरा कहीं भूख से मर ही न जाऊं। इस बीच भीगी शर्ट बार बार मुझसे चिपक रही थी और मेरे भूख के एहसास को याद दिला रही थी। जैसे जैसे भूख की जकड़न बढ़ती गई, पैर वैसे वैसे ही मुझे अस्पताल की तरफ खींचते गए। थोड़ी देर में ही मैं वापस अस्पताल के गेट पर खड़ा था। बिजली गुम थी, लेकिन मन के भीतर गुस्सा टिमटिमाकर मुझे शैतान बच्चा बनाए हुए था। मां को और परेशान करने की जिद हावी हुई जा रही थी, सो मेरे डग घर की ओर नहीं बल्कि अस्पताल के भीतर मेल वार्ड के सामने एक स्टोर को घर बनाए उर्वशी मौसी के घर की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचते ही मैंने अपना मासूम सा चेहरा और भी मासूम कर लिया। तब तक
मेरे कपड़े हल्के सूख चुके थे। मौसी के घर सब लोग खाने पर बैठे ही थे और मेरा पेट भी जेब की तरह ही खाली था। मौसी ने मुझे देखते ही लाड़ किया और मेरी थाली भी लगा दी, जिसे देखते ही मन और भी भुक्कड़ भिखारी में बदल गया। अंधा खोजे दो आंख, और यहां तो दिन से भागे भगोड़े के सामने पूरी थाली सज गई थी। मैंने भी खूब छक्कर बेशर्मों की तरह खाया, बिना ये समझे कि माँ और दीदी का क्या हाल हो रहा होगा। उधर माँ और दीदी मुझे ढूंढने निकल चुकी थीं। चूंकि मैं उर्वशी मौसी के घर पहले कभी ज्यादा नहीं जाता रहा, सो माँ का ध्यान इस घर की ओर नहीं जा रहा था। 2 घंटे बीत गए और बिजली आ चुकी थी। मैं मौसी को बड़े प्यार से कह रहा था कि आज मैं आप लोगों के पास ही सो जाऊंगा। मौसी भी आश्चर्य में थी कि आज चिकुआ को हुआ क्या है, पर वो बहुत सीधी थी। सोने के लिए बिस्तर लगाने लगी, तभी दीदी की दस्तक हुई। दीदी ठहरी सिपाही, सो उसे देखते ही मैं चुपचाप उठा और रोबोट की तरह उसके पीछे हो लिया। लौटते हुए दीदी ने कोई बात नहीं कही और माँ मौन की मार के लिए तैयार बैठी थी। अपनी चुप्पी आंख में भरे रात भर जागती रही। उस जाग ने मेरे भीतर उस दिन कुछ तो अलग जगाया। शायद यह घटना मेरे सुधरने के संकेत लेकर आई थी, जिसकी चर्चा आज भी दीदी मिलने पर गाहे बगाहे कर ही देती है। मां के आने जाने का समय निश्चित नहीं था। दीदी 9वीं कक्षा में आ चुकी थी और पढ़ने में ठीक ठाक ही थी। लिखती भी सुंदर थी, न कि मेरी तरह जैसे कि बगुले के पैर के छाप हों। अब तक बाकी स्टाफ नए बने क्वार्टर में आ चुके थे। लोगों की संख्या भी बढ़ गई थी, पर तब तक मां की आदत पूरे अस्पताल को पड़ चुकी थी, जिसका रेंज चाय नाश्ते से लेकर ऑपरेशन टेबल, दवाई वितरण से लेकर बंध्याकरण यानी कि नसबंदी के कैंप ऑपरेशन तक था। मां अब अक्सर कैंप के लिए बाहर जाने लगी थी। उनके हाथ में अद्भुत काम की सफाई थी और डॉक्टर, खासकर डॉक्टर उर्मिला, किसी बात का रिस्क लेना नहीं चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि संजय गांधी और बंध्याकरण की मुहिम का समय अपनी उड़ान पर था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद के समय काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, पर असर में कोई कमी नहीं रही। मां का इस मुहिम में जुड़ने का अपना एक स्वार्थ यह भी था कि इसमें अधिक पैसा यात्रा भत्ता के साथ मिलता। इस चक्कर में मां कोई कैंप नहीं छोड़ती। भैया सैनिक स्कूल में जा चुके थे, पैसे की जरूरत और बढ़ गई थी। मुद्दे की बात यह थी कि उन दिनों अत्यधिक यात्रा और असमय ड्यूटी की थकावट के कारण मां ने घर आए पेशेंट को इंजेक्शन लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि हर आदमी घर आकर अपनी सुविधा से देर सवेर इंजेक्शन लगवाना चाहता था। इसमें सवर्ण महिलाएं सबसे आगे थीं। इन्हें इंजेक्शन के साथ साथ 2-3 खाली घर की कुर्सियों पर चाय पर चर्चा अपने अपने घरों की फ्री में मिल जाती थी। साथ में थोड़ी इज्जत भी, जो शायद उनके अपने घर में नहीं मिलती होगी। वो सामान्यतः अपने घरों में बंद रहती थीं, तो मां के पास चाइनीज पंखे की तरह आते ही खुल जाती। पूरे घर के किस्से सुना जाती। जैसे वमन करके शांति मिल जाती है, वैसा कुछ महसूस करती। मां का ये अचानक लिया निर्णय उन सबको बहुत भारी पड़ रहा था। शुरू में तो हल्ला हंगामा भी हुआ, जैसे मां उनकी नौकरानी हो और उनके इशारों पर ही काम करना होगा। पर मां अपने निर्णय पर अडिग रही। हसनपुर गांव रेत माफिया का गांव था। वहां 100% भूमिहार रहते, जो खुद को राजा से कम नहीं समझते थे। सामंतवादी सोच से ग्रसित अपनी धुन में रहते। मां के इस विरोध भरे स्वर पर अभी कई प्रतिक्रियाएं आनी थीं, पर उनकी अनुपस्थिति का सुपरिणाम यह हुआ कि खेल खेल में दीदी ने पाल मामू से इंजेक्शन लगाना सीख लिया। अब चोरी चुपके उनकी अनुपस्थिति में ये इंजेक्शन लगाने का काम दीदी करने लगी। एक दिन बहुत इमरजेंसी में एक महिला आई और दीदी ने उन्हें सुई लगा दी। उनका दर्द कम हो गया। अगले दिन वो दीदी के लिए एक बकरी लेकर आई, तो दीदी ने मना कर दिया और उनसे आग्रह किया कि वो ही पालें और होली में जब हमें लगेगा हम बेचकर पैसा ले लेंगे। अगले साल वो 270 रुपए लेकर आईं और दीदी के हाथ में दिया, जबकि इस बात को हम लोग भूल चुके थे। और इस बीच सुई लगाने वाली बात पर दीदी को मां से डांट भी पड़ चुकी थी। दीदी का इंजेक्शन लगाना अब सिर्फ कहानी भर रह गया था। तब उस संभ्रांत सच्ची स्त्री ने बहुत दुलार से बताया कि उस बकरी के 4 बच्चे हुए, जिसे बेचकर तुम्हें ये पैसे दे रही हूं, तो मन का बोझ उतर गया। हम दोनों ने उन्हें चाय पानी पिलाया और मन ही मन प्रणाम किया। उस पैसे की कीमत हम जानते थे। फिर उसी पैसे से हम दोनों ने अस्पताल के सामने रहने वाले मुखिया जी से उनका ट्रैक्टर भाड़े पर लिया। अस्पताल के दाहिने हमारे स्टोरनुमा घर के बगल वाली जमीन जुतवाई ताकि मटर लग सके और हमारा जाड़ा मटर तोड़ने में बीत जाए।
माँ को झूठ बोला कि मुखिया जी खाली तेल का पैसा लेंगे, ट्रैक्टर का नहीं, तो माँ ने तेल का पैसा भी दे दिया। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। हम हर साल मटर खाते और उस खेत की मेड़ पर पढ़ते पढ़ते सो जाते। मुझे अब भी नहीं लगता कि रेडियो, मेड़, धूप और मटर के साथ किताब से मुंह ढाँप कर नींद के स्वाद से बेहतर नींद कभी मिली हो। इसी घटना से जुड़ी एक मासूम सी घटना और है। दीदी के सुई वाले एपिसोड में एक दिन सीपीन की माँ, जो कभी भूंजा, कभी मूढ़ी और कभी कुछ और दे जाती, कंसारनी, उस दिन मुर्गी दे गई और फिर एक मुर्गा खरीद लाए हम। कुछ दिन ही बीते होंगे कि मुर्गी ने हमारे बाथरूम में अंडा दिया। वहीं उसी बाथरूम को उसका सोने का घर बनाया गया और हमारा नहाना धोना तो तब तक के लिए नए चापाकल पर शिफ्ट हो गया था। नन्हे अंडे, वो भी देसी, जो पीले और भूरे रंग के, समझिए लगभग चाय पत्ती के रंग के। पहला अंडा तो मुर्गी का नहीं, नन्ही चिड़िया का लगा, इतना छोटा सा। मैंने जब हाथ में लिया, वो ताज़ा ताज़ा गर्म था। उस अंडे को छूने का एहसास तो कभी नहीं भूल सकता। ये पहला अनुभव था जब अभी अभी दिए अंडे को मैं छू रहा था, बिल्कुल नरम और गर्म। वो भी तब जब मुर्गी बाहर दाना चुगने गई। दीदी और हम दोनों सुपर एक्साइटेड। अंडा रखते समय ही मुर्गी वापस आ गई और नाराज होकर मुझे जो दौड़ाया वो भूल नहीं सकता। उसके बाद जब भी मुझे देखती, थोड़ी गुस्सैल नजरों से देखती। धीरे धीरे मुर्गी की संख्याओं में वृद्धि होने लगी। माँ को भी एक और बहाना मिल गया। सब्जी के पैसों की बचत के लिए अंडों के सारे व्यंजन आसानी से उपलब्ध घर में ही हुए जा रहे थे। अब हम नमक, तेल, रोटी की उन्नत जाति पोच और रोटी खाने लगे और मुर्गियों के सौजन्य से दुनिया की सबसे किफायती और पौष्टिक खाना हमारे लिए सहज उपलब्ध हो सका। एक रात की बात है, अभी मुर्गी के बिना पंख वाले बच्चे की चहक ने घर में खुशियों की खिलखिलाहट भरी ही थी कि बिलार की गुर्राहट सुनाई देने लगी। उन दिनों बिजली का आना जाना लगा ही रहता और उस रात यूं रोशनी का अजब खेल शुरू हुआ। लालटेन का तेल खत्म होने से पहले हम लौ को धीमा कर देते ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक लौ टिक सके। धीमी लौ एक कोने से उदासी बिखेर रही थी तो दूसरी ओर बाथरूम से टहलता हुआ बिना पंख का बच्चा भटक रहा था और वहीं बाथरूम की खिड़की पर बिलार की लाल लाल आंखें मौके का इंतजार कर रही थीं। हम लोग दरवाजे पर बैठे बिजली के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि लाल आंखों ने मासूम जुगनुओं को देखा। पल भर में हवा की फड़फड़ाहट और उसकी आवाज एक झटके में उठी और शांत हो गई। दो आंखों की रोशनी ने आपस में उलझकर थोड़ा सा अंधेरा और फैला दिया। बिजली शायद 12 बजे आई तो दो बच्चे गायब थे। खून के छींटे बिखरे पड़े थे। घात प्रतिघात के चक्र में सना हमारा बचपन बढ़ते हुए धीरे धीरे नए सबक सीख रहा था। मुर्गी पालन का सिलसिला जल्द ही 2 कारणों से छूटा। माँ को यह ठीक नहीं लगा कि जिस जीव को हम प्रेम देते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हें पाल रहे होते हैं, उन्हीं को एक दिन खुद मार कर खा जाएं। यह सच है कि उस छोटी सी उम्र में मैं वो सब काट छाट बिना किसी दुख के करता था। मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आता था कि यह भी कोई नन्ही सी जान है। ये सब देख माँ को यह महसूस हुआ कि ऐसा करना हमारे व्यक्तित्व के सही विकास में विकृति लाएगा। मेरे मन पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इस बात को समझते हुए या हमें बेहतर मनुष्य बनाने के सपनों ने इस मसले को 1 साल के भीतर ही खत्म कर दिया। एक और कारण ऐसा करने के पीछे ये भी रहा कि हम जिस बाथरूम को मुर्गियों का घर बना बैठे थे, उसकी खिड़की किसी ने तोड़ दी और माँ जिस रात ड्यूटी पर जाती तो 1 या 2 मुर्गी कम हो जाती। शक बगल में ही माँ की सहकर्मी के पति, जिन्हें हम मौसा का संबोधन देते थे, उन पर भी था। वो बेरोजगार थे और उनके साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर पर भी शक की सुई घूम रही थी। इस सिलसिले ने भी माँ को ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य किया था कि जितनी जल्दी हो इस बला से मुक्ति मिले। भद्दे विचारों का कड़वा धुआं चारों तरफ ऐसा फैला था कि भविष्य की रोशनी तारीख के गलियारों में गुम होती दिखाई देती। कभी मन कहता चाय की दुकान खोलनी है तो कभी स्टेशन पर बूट पॉलिश करनी है। स्थिति ऐसी थी कि मन के सांचे में ढले सपने भी अपने हिसाब से आते, पर माँ ने सपनों की राह को हमेशा हमारी ओर मोड़ा और उसे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा इतना भरोसा हम पर रखा कि उस भरोसे के उजाले में भविष्य के जुगनू सामने दिखते और हमारी राह में बहुत ज्यादा भटकाव नहीं आने देते। जीवन में इतनी विडंबनाओं के बावजूद एक चीज हमेशा साथ रहती, वो था आत्मविश्वास। दुख हमेशा आनंद को निगलने की जुगत में रहता है और हम सुख दुख के बीच आंख में चौली खेलते रहते हैं।
जीवन का स्वाद इन दोनों से बारी बारी से गुजरने में है। और सब कुछ सहते हुए विपद दुख के साथ विपर्य की लहरों को एक साथ पाटना मां से बेहतर कौन जान सकता है। वंचना, अपमान और हताशा के बीच भी अपनी इयत्ता, अपना स्वाभिमान बचाए रखना मां ने ही सिखाया। पढ़ने में दीदी अच्छी और मेहनती थी। मैं पढ़ने में बहुत कम समय उन दिनों लगाता, पर क्लास में हम टॉप 3 में ही रहते, भले क्लास जाते या नहीं। दीदी क्लास कभी मिस नहीं करती। हम लोग गरीबी में जी रहे थे, पर दीदी के पास कपड़े भले कम हों, पर वो उन्हें खुद बिल्कुल साफ रखती थी। इस्त्री की हुई, माड़ लगाया हुआ और क्रीज मारा हुआ, बिल्कुल कड़क। माँ का ध्यान हमारी पढ़ाई की ओर हमेशा रहता। 8वीं के बाद मुझ में शारीरिक और मानसिक बदलाव तेजी से आ रहे थे। अब मुझे माँ की समस्या और उनकी चिंता के साथ उनके सपनों का भी पता था। अब मेरा समय किऊल नदी में कम, बल्कि स्कूल और घर में दिन रात पढ़ाई में लगना शुरू हो चुका था। कुछ महीने बीते और मैं अपनी क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रहा था और अपना खर्च भी निकाल रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाजार से पतंग 25 पैसे में लाकर 50 पैसे में बेचने लगा। उसके बाद कुछ भी सोचता तो घूमकर यहीं पर लौट आता कि मां पर पैसे का भार कैसे घटाया जाए। एक बार की बात है, दीदी के स्कूल में सभी लड़कियां संतोषी मां फिल्म देखने जा रही थीं, पर मां ने पैसे नहीं दिए, या दीदी को खुद लगा कि पैसे कैसे मांगे जाएं। उसने मुझे ये बात बताई और अगले दिन मैंने उसे पैसे दे दिए। पर जब उसने ये पूछा कि पैसे कहाँ से आए तो मैं ठीक से बता नहीं सका। उसे लगा कि मैंने फिर से कहीं चोरी तो नहीं की, जबकि मैंने ये काम 6ठी कक्षा के बाद छोड़ दिया था। ये बात वो जानती थी, पर फिर भी उसने ऐसा सोचा तो मैं रो पड़ा और फिर रोते हुए उसे बताया कि तड़के सुबह ही ट्रक पर सीमेंट के बोरे की लोडिंग की और फिर खाली सीमेंट के बोरे को झाड़कर सीमेंट बेचने के पैसे मिले हैं। ये पहले पूरा गला सीमेंट से चोक हो गया था और फिर अब गला चोक हो रहा था अबाध रुलाई से। इतना सुनना था कि दीदिया भी बुखार फाड़ कर रोने लगी और फिर रोते रोते हम दोनों खुशी के आंसू से छलछला गए। ये पल हम दोनों के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। आज भी जब हम मिलते हैं तो याद करते ही वो बहुत भावुक हो जाती है और अपने बच्चों को यही कहानी बार बार कहकर सुनाती है, और बच्चे अब उसकी इस कहानी को सुनने से पहले ही अपने स्वर में उसे सुनाने लगते हैं और फिर वो एक साथ रोने और हंसने के मिश्रित भाव में वो खो जाती है। हमारा ये सकारात्मक बदलाव अस्पताल के कुछ एक वर्ग को चुभने लगा था। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, दीदी समय से बहुत आगे थी। 9वीं क्लास तक उसने राजदूत चलाना सीख लिया था। पिता के पास राजदूत था और वो अब उस मनहूस गांव से सस्पेंड होकर घर पर ही रहते थे। उनके मन का ख्याल करते हुए मां ने बचत का पैसा टीवी खरीदने में लगा दिया ताकि उनका दिमाग लगा रहे। ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा टीवी जिसका एंटीना हमारी छत के चापाकल वाले पाइप पर टिका हुआ था, और मेरा काम उस एंटीना को बार बार घुमाकर एडजस्ट करने में लगा रहता था। वावेला तब मचा जब दूरदर्शन ने रामायण और फिर महाभारत दिखाने की शुरुआत की। घर में मानो भीड़ ही भीड़। गांव के लोग भी पूरे हक के साथ घर में घुस जाते टीवी देखने, जैसे ये उनका ही घर हो। पिता थोड़े रिजर्व टाइप थे, सो वो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी भीड़ में एक वकील साहब भी थे जो समय से पहले ही आ जाते, लगभग क्विंटल बाबा। वकील साहब आते तो चाय पानी तो पूछना ही पड़ता। हालांकि वो कभी हमारे किसी काम नहीं आए। हम सोचते बाभन है और वकील भी, तो सरवा टीवी क्यों नहीं खरीदता। अब बच्चे हैं तो कुछ तो शैतानी करेंगे ही। वकील साहब के आते ही उनको लकड़ी की कुर्सी दी जाती, पर आजिज आकर हमने एक दिन लोहे के पतले सरिये से बनी कुर्सी दे दी जो सीमेंट की चिकनी फर्श पर फिसलती थी। तो नतीजा ये हुआ कि बैठते समय कुर्सी खुद ही फिसलकर पीछे हो गई और वकील साहब का ड्रम जैसा शरीर जमीन पर लुढ़क गया। ऐसा होना था कि सारे बच्चे उनकी उलझी हुई धोती और सिर नीचे और पैर ऊपर वाली स्थिति देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे, और उनको ये लगा कि घोर बेइज्जती हो गई। आश्चर्य था कि डॉक्टर जो कभी नहीं हंसते थे वो भी ये सब देखकर कोने में मुस्कुरा रहे थे। धर्मपाल पासवान का अहम रोल रहा है उस समय। उन्हें हम मौसा कहते थे और वो हमारे हर सुख दुख में शामिल रहे। धर्मपाल मौसा यारबाश और अपने ही ढब के आदमी थे। उनकी कहानी भी अजीब है। शांति मौसी, जो मां के साथ सहायिका के रूप में काम करती थी, नौकरी से पहले सिकंदराबाद के सयानी बेलछी गांव में रहती थी। एक विधवा अपनी 2 बच्चियों के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। उनके ही एक रिश्तेदार रामेश्वर पासवान ने
उनको नौकरी दिलवाने के बहाने अपने घर में रख लिया। धर्मपाल मौसा शांति मौसी से मिलने के पहले वो सारे काम करते थे जो एक दलित बाहुबली करता होगा। मौसी की नौकरी महिला कार्य सेविका के रूप में सिकंदराबाद अस्पताल में लगी और वहीं मौसा से मुलाकात हुई। एक बाहुबली यानी धर्मपाल पासवान, दूसरे बाहुबली यानी रामेश्वर पासवान, जिसका दखल राजनीति में भी था, उससे आपसी भिड़ंत हुई और कमजोर पलड़ा होते हुए भी प्रेम जीत गया और मौसी को लेकर मौसा बिना शादी के खगड़िया आ गए। नए जीवन की शुरुआत की। मौसी की कसम की लाज रखी, बंदूक साथ तो रखी पर कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि ये बदलाव इतना आसान भी नहीं था। उस इंसान को बदलने में वक्त और मशक्कत दोनों लगी। लखीसराय आने तक मौसी सिर्फ हस्ताक्षर करती थीं, तनख्वाह मौसा ही उठाते थे। धीरे धीरे हम सब की संगत में उनकी सोच में काफी बदलाव आया और वो काफी हद तक सामान्य इंसान बन गए। यहां इंसान शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है क्योंकि उनका इतिहास सच में भयावह था। एक अपराधी के विषय में हमारी जो भी धारणाएं हो सकती हैं वो सब उन्होंने किया था, पर हम सबके सामने प्रेम के आगे नतमस्तक होने का ये बेहतरीन उदाहरण था। अवर्ण होकर भी वो हम सब के लिए हमेशा खड़े रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे परिवार का उस माहौल में जीना मुश्किल हो जाता। वो खाने पीने के शौकीन थे, सो गोरी और चुस्ता भी मटन का हिस्सा है। अगर उनके घर न गए होते तो जान नहीं पाते। बेइंतहा मिर्च खाना भी वहीं से सीखा। राजदूत चलाना दीदी ने पहले पापा से फिर धर्मपाल मौसा से सीखा। शांति मौसी हम दोनों को बहुत लाड प्यार करती थी। वो जब अस्पताल आती तो अपनी दोनों बेटियां लाडो और पिंकी को हमारे घर ही छोड़ देती। लाडो तो कई दिन हमारे घर पर रुक जाती और घर का लगभग हिस्सा सा बन गई थी। वो दीदी और मेरे लिए एक खिलौना जैसी थी। हसनपुर गांव के बगल में एक दलित गांव जयनगर बस गया था और दोनों गांव के बीच लाल पहाड़ी है। धर्मपाल मौसा उसी दलित गांव में रहते थे और दलित होने के साथ अब भी दबंग ही थे। एक अकेले दबंग जिनसे हसनपुर के भूमिहार भी डरते थे। उस समय का आपको अगर ध्यान हो तो भूमिहार और दलितों के बीच का शीत युद्ध गृह युद्ध में बदल गया था और प्रकाश सिंह का उदय खोटहा के गांव से हुआ था, जहां दलितों ने भूमिहारों का जीना हराम कर दिया था। प्रकाश सिंह की अपनी कहानी है जिसका धागा हमारे अस्पताल से जुड़ता है। बहरहाल बिहार की पृष्ठभूमि का जातीय समीकरण बदल रहा था और इस बदलते समीकरण में अस्पताल की पॉलिटिक्स भी अपनी करवट ले रही थी। अस्पताल में कुर्मी क्लर्क की तूती बोलती थी। डॉक्टर में भी भूमिहार और कुर्मी, लेकिन स्टाफ में ज्यादातर निचली जाति के। खाना बनाने वाले पंडित मदन कांत झा, पर उनके हेल्पर जमुना महतो, एकदम गाय आदमी। अस्पताल जैसे समाज के जातीय समीकरण का प्रतिबिंब था। काम में पूरी फांकी, फर्जी अटेंडेंस और घर बैठे तनख्वाह मिलने का कल्चर अब पूरी तरह व्याप्त हो चुका था। इस बिगड़े और सामंती माहौल में दीदी अकेली लड़की थी जो पैंट शर्ट पहनती थी, बुलेट राजदूत चलाती थी और जरूरत पड़ने पर लड़कों की घिनौनी फप्तियों पर तमाचे भी जड़ देती थी। इसलिए ये कहना और भी उपयुक्त होगा कि इर्द गिर्द मंडराते गिद्ध घायल थे और मौके की तलाश में थे। हमसे गलती हुई नहीं कि सबके सब एकजुट। कुछ ही समय में एक ऐसा मौका आया जहां सभी गिद्ध एकजुट हो गए हमारे विरुद्ध। हुआ यूं कि मुखिया जी, जिनको गांव जमा नहीं या गांव को वो नहीं जमे पता नहीं, पर अस्पताल के सामने घर बनाकर जम गए थे। उनकी एक दुकान थी जिसमें पेड़ा, नमकीन और चाय मिलता था। कमाई का उनका ये एक और जरिया था। उनके यहां आने का एक असर यह हुआ कि उनके गोतियाजन जब भी उनसे मिलने आते तो अपनी गाय भैंस लेकर आते और अस्पताल के इस बड़े से मैदान में खुला चरने को छोड़ देते। धीरे धीरे ये चलन में बदल गया। इफरात में इतनी हरी घास यूं कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। कभी कभी गाय तो अस्पताल के वार्ड के भीतर भी टहल आती और हाँकने में हम सब बच्चे लग जाते। प्रायः हरी हरी घास जिसे गाय पूरे आनंद से चरती रहती और हम बच्चे उसकी पीठ पर खूब सवारी करते। कई बार किताब भैंस की पीठ पर लेकर पढ़ते। उस समय हम सबका बिजली का टेम्परेरी कनेक्शन था, हुक वाला, जिसकी अर्थिंग उस लोहे के पाइप से जुड़ी हुई थी जिसे जमीन से गाड़कर इस काम के लिए बनाया गया था। एक दिन एक गाय चरते चरते घर के पास आ गई और घास चबाते चबाते उस अर्थिंग वाले तार को भी चबा गई। करंट लग गया और गाय सीधे स्वर्ग से धार गई। यही वो मौका था जो हमारे सारे प्रतिद्वंद्वियों को इकट्ठा करने का केंद्र बिंदु बना। अस्पताल के सवर्ण डॉक्टर हों या हसनपुर का पूरा गोतिया परिवार, सब एकजुट हो गए।
उनके गांव वाले तो ऐसी ऐसी गालियां निकालने लगे जिसका जिक्र यहां किया भी नहीं जा सकता। हरजाना से लेकर सूद समेत वसूली, जानवर की हत्या का आरोप और कोर्ट की धमकी तक। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें, क्या करें और कैसे इनको झेलें। थोड़ी देर को लगा कि हम सच में गुनहगार हैं। माँ तो बैंक बैलेंस चेक करने लगी, सोचने लगी कि पैसे नहीं हुए तो क्या और कैसे झेलेंगे इन्हें। मुखिया जी के एक चचेरे भाई थे युगल मौसा, एक नेक दिल इंसान जिनकी पत्नी माँ की मित्र बन गई थी। उन्होंने बीच बचाव की पूरी कोशिश भी की, पर उनको भी बेकार की बातें सुननी पड़ी। दीदी माँ के साथ उनका सामना कर रही थी, पर उसी समय कहाँ से अपनी राजदूत पर धर्मपाल मौसा फड़फड़ाते हुए आए और उन्होंने जो दलील दी उससे सब के सब एक साथ चित्त हो गए। उनका यही कहना था कि गाय को अस्पताल में आने का परमिट किसने दिया? क्या ये वेटनरी अस्पताल है? यहां गाय को अपने स्वार्थ से चरने के लिए छोड़ने के विरुद्ध प्रशासन ने कोई कदम पहले क्यों नहीं उठाया? गाय क्या इंजेक्शन लेने रेखा दीदी के घर आई थी? अभी तो उल्टा केस इन लोगों पर ट्रेसपासिंग का क्यों नहीं किया जाए? सारी दलीलें बिल्कुल धर्मेंद्र के अंदाज में मौसा दे रहे थे और भीड़ धीरे धीरे भागते बादल की तरह छट रही थी, खिसकती जा रही थी। उस दिन उनके प्रति हमारा आदर और प्रेम दुगना हो गया। इसकी अलग से सजा ये मिली कि अब मौसा भी लगभग रोजाना चाय पीने घर आने लगे। कभी कभी माँ जब लंबी यात्रा यानी किसी कैंप में या किसी और कारण से बाहर जाती तो हम दोनों की चांदी हो जाती। ऐसा ही एक वाकया है जब दुर्घटना स्थल के कैंप से 2-3 दिन तक माँ घर नहीं लौटी। वहीं दुर्घटना स्थल पर कैंप में सेवा देती रही और इधर हम लोग नए नए खाने बनाने के प्रयोग करते रहे। वैसे तो हम दोनों को पंता भात खाना बहुत पसंद था, पर अक्सर रात का बासी भात ढेर सारे प्याज और हरी मिर्च में भूनकर बनाते, जिसके सामने आज का फ्राइड राइस बिल्कुल फेल है। इसी दरमियान आटे का हलवा बनाना सीखा और इसी के साथ पंजीरी बनाना भी। चूड़े को मोटे कट्टे प्याज और दालमोट के साथ बनाने का मेरा अपना तरीका है, जो उन्हीं दिनों ईजाद हुआ, जो इंस्टेंट मील के मामले में मैगी को भी मात देता है। आज भी मेरी बेटियां मेरे हाथ का वही चूड़ा अधकच्चा आधे प्याज में आधा भूनकर और उसके ऊपर दालमोट को छिड़क कर खूब चाव से खाती हैं। कभी कभी दीदी तरकारी बनाती तो मेरी ड्यूटी उसे चलाने की होती, जिसे अक्सर मेरे हाथों जलना लिखा होता और मेरा उसके हाथों कुटना। इसी कड़ी से जुड़ी एक घटना याद है। जब मैं जलते जलते बचा, उस समय का स्टोव पेट्रोमैक्स के स्टाइल का था, जिसमें 10-12 बत्तियां थीं, जिसे बत्ती वाला स्टोव बोलते थे। एक बार उसमें खाना चढ़ाया, संभवतः दाल का पानी खौलकर स्टोव पर ही उफन कर गिर पड़ा। देखा स्टोव बुझ गया। ठीक से देखा तो तेल ही खत्म हो चुका था। अनाड़ी माफिक बचकानी हरकत इसके ऊपर यह कर बैठा कि दीदी को बताए बिना 5 लीटर वाले कनस्तर से तेल सीधे डालने लगा। कीप छोटी और धार बड़ी, तेल का गिरना स्वाभाविक था। तेल जमीन पर फैल गया। ये उन दिनों की बात है जब मेरी बुद्धि मंद ही थी और मैं सच में जमुना महतो का दूसरा रूप था। अगर मैंने तीली जला दी होती तो कुछ नहीं बचता, मैं भी नहीं, क्योंकि हमारा घर एक स्टोर में साड़ियों के पार्टीशन से बना 3 हिस्से में बटा हुआ था। एक में किचन, दूसरे में हमारा सोने का और तीसरे में कॉमन रूम पढ़ने और बैठने का। सब एक पल में भस्म हो जाता। भगवान का शुक्र है कि दीदी को केरोसिन तेल की गंध आई और वो दौड़ती हुई आई और मुझसे माचिस छीनती चली गई। मुझे कोई इल्म नहीं था कि वो तीली स्टोव नहीं मुझे भस्म करने वाली थी। उसके बाद तो कितना डांटा उसने मुझे कि सुनाई देना ही बंद हो गया। अच्छी बात यह हुई कि माँ के लौटने पर उसने कुछ भी नहीं कहा, वरना माँ तो ठंडे पानी से नहलाकर बाहर भीगा खड़ा करके छोड़ देती। ऐसा कई बार हुआ जब मेरी मासूम बेवकूफियों का पता माँ को नहीं चल पाया। हर बार दीदी ने बचा लिया। बचपन की वो डरी हुई आंखें उमड़ते हवा के भयावह प्रवाह में भी उम्मीद देखती। अपलक ढूंढती उम्मीद के बादल जो उष्ण मौसम के इंतजार में रहते ताकि भीगने और उन्मुक्त उड़ने की उम्मीद बची रहे। बादल और पानी का गर्मी से ये नाता दुख और सुख ने चुपके से सीखा है। इस तरह ये हमारी जिंदगी में एक दूसरे को ठेलते हुए आते जाते रहते हैं। अनिद्रा की महामारी से बचने की तरकीब ढूंढता बचपन अक्सर दीदी की उंगली पकड़े निश्चिंत सोया मिलता। उसे ये कहाँ पता था कि नींद सिर्फ कोशिकाओं का बचाव नहीं करती बल्कि स्मृतियों का घेरा भी बनाती है। अनिद्रा इसके ठीक विपरीत विस्मृतियों का घेरा भी बनाती है और दोनों घेरे आपस में जंग करते हैं और मन इस जंग का उचाट घाव चाटता रहता है।
जिसे ठीक होने के लिए प्रेम और स्नेह का मलहम चाहिए होता है। प्रेम और नींद का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे रात और दिन का, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को स्थान देते हुए, संतुलन की राह बनाते हुए। दीदी मेरे लिए संतुलन का वो डंडा थी जिसे पकड़े मुझे समय की इस असंतुलित रस्सी से गुजरना था। कुछ बातें जो मुझे याद हैं वो ये कि गांव के लोग या अस्पताल के लोगों में से कुछ लोग सिर्फ हमारे घर इसलिए आते थे कि उनके बारे में कुछ मसालेदार बातें बाजार में हो सकें। इसे आप एक भद्दी लोकप्रियता की चाह कह सकते हैं। जिस पितृसत्ता और महान पुरुषत्व की बात हम आज कविताओं में या संवाद में करते हैं, उसका विभत्स रूप उस अस्पताल के चारों ओर था। उन पुरुषों को बस मसाला लगाकर यह बताने में मजा आता था कि वो आज कहाँ से आ रहे हैं। चाय पीना, बैठना, हमारा समय बर्बाद करना और इस बात को समाज में यूं प्रस्तुत करना कि कोई किला फतह करके आ रहे हों। माँ सबको साथ लेकर चलती थी और हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाने को कहती। वहां उस कुव्यवस्था में एक अद्भुत संतुलन बनाए रखना और प्रबंधन करना एक कुशल कला माँ से सीखने वाली बात थी। इस क्षेत्र में लड़कों का अपहरण कर शादी करना भी आम बात थी। मुखिया जी के गोतिया और मेरे गुरु रामानंद सिंह ने हसनपुर गांव छोड़कर सड़क पर अपना घर बनाया। मुझे निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाया, मेरे आत्मबल को बनाए बचाए रखा। उन्हीं का बेटा लभानंद, जो मेरा अभिन्न मित्र और सहपाठी था, उसका अपहरण हुआ और उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की जिंदगी में भूचाल आ गया। उसके बाद वो परिवार लखीसराय छोड़कर रांची आ गया। स्पोर्ट्स का दीवाना अब कोचिंग सेंटर चलाता है और मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे कच्ची उम्र में ही किताब के मायने समझाए, वो भी अपने प्यारे शहर लखीसराय में अपना सब कुछ छोड़कर रांची में अपने बेटे का हाथ बटाने आ गए। दूसरी तरफ मेरा एक और सहपाठी है जिसके साथ हम उठते बैठते थे। देखते ही देखते अपहरण और लूट के जुर्म में जेल चला गया। ये बात भी सदा समझ के परे ही रही कि जो हमारे साथ पोखर में छलांग लगा रहा है वो जुर्म की दुनिया में कब कूद गया पता ही नहीं चला। बहुत दिनों बाद उसका केस रफा दफा हुआ। अब भी सोचता हूं किस माहौल से माँ ने बचाकर यहां तक हमें पहुंचाया और कैसे इस माहौल से दीदी ने अपने आप को बचाया। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। दीदी की बोर्ड की परीक्षा थी और सेंटर माध्यमिक विद्यालय पुरानी बाजार में था। वहां यादव जी नाम के एक शिक्षक माँ के परिचित थे, तो हम लोगों का डेरा वहीं जमाया गया। उनका डेरा बिल्कुल स्कूल के घेरे के बाहर सामने था। वहां से कौन किसको कितना चोरी करवा रहा है सब दिखता था। लोग कितनी आसानी से ईंटों के गैप को पकड़कर छिपकली की तरह दीवारों पर रेंग रहे थे। जिसको कुछ नहीं आता है वो गाइड के पन्ने भेज रहा था, मॉडल आंसर भेज रहा था। एक दो बार मेरा मन किया कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बनूं, तो मैं भी कुछ वैसे पन्ने, पता नहीं कितने सही कितने गलत, लेकर दीवार पर चढ़ गया। डरते डरते उन दीवारों के कोनों को पकड़ता हुआ चढ़ता। जब पहली मंजिल जिसमें दीदी बैठी थी उस खिड़की पर पहुंचा तो दीदी का चेहरा गर्मी में पसीने से लथपथ दिखा। उसका सारा ध्यान लिखने में लगा हुआ था। उसकी कलम तीव्र गति से ध्यान मग्न चली जा रही थी। मैंने बहुत इशारे किए पर वो देखती ही नहीं थी। तब तक एसडीएम के आने की खबर से चारों तरफ तहलका मच गया। नीचे शोर और ऊपर लटका मैंने पूरी ताकत से पर्ची दीदी की तरफ फेंकी, पर निशाना एकदम गलत। कागज का वो गोला दीदी की दोस्त पुष्पा के सिर पर लगा। तब तक इन्विजिलेटर उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। शायद एसडीएम के आने का असर भीतर तक फैल चुका था। पुष्पा की क्लास चल रही थी और उनकी उंगली मेरी ओर प्रश्नों की झड़ी लगाती हुई उठ रही थी। तब तक एसडीएम का काफिला कॉलेज के बहुत नजदीक आ चुका था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पैर ठीक से ईंटों के खाली हिस्से में बैठ नहीं पा रहे थे। सायरन की आवाज और नजदीक आती जा रही थी। मैंने हड़बड़ाहट में ऊपर से ही छलांग लगा दी। पैर में चोट उस वजह से आई या नीचे गिरते ही सिपाही के डंडे के कारण याद नहीं, पर मैं लंगड़ाते हुए भी बहुत तेजी से भागता हुआ यादव साहब के गेट के अंदर घुस गया। भागते हुए चोट का या उसके दर्द का कोई पता नहीं था, पर जब थोड़ी देर बाद सांस आई तो देखा 8-10 लड़कों को पुलिस जीप में ठूंसते हुए पीटते हुए ले जा रही है। उनके हाथों में मोटा रस्सा बंधा है। कुछ लोगों को पकड़कर वहीं धूप में खड़ा किया गया। शुरू में तो पता नहीं चला, पर बाद में देखा तो मेरी पिंडलियों में अब तक अच्छी खासी सूजन हो चुकी थी। आज सोचता हूं तो सिहर जाता हूं कि अगर पकड़ा जाता तो जिस जगह भी हूं वहां कभी नहीं होता। नौकरी के पहले पुलिस रिकॉर्ड देखे जाते हैं और उन दिनों हमें नीचा दिखाने वालों की कोई कमी नहीं थी। हम अनजाने कितनी बेवकूफियां कर जाते हैं।
दीदी ने भी आकर मेरी खूब क्लास ली, डांटा क्यों मैं गलत कामों में पड़ा हूं और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि चीटिंग से वो उत्तीर्ण हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परीक्षा के दूसरे दिन हम लोग बैठे ही थे तो पता चला कि एसडीएम फिर आने वाले हैं राउंड पर उनके बदले कोई पुलिस इंस्पेक्टर आया और सीधे दीदी के पास ही गया और उसके आंसर शीट पर रेड हैंडेड विद चीटिंग लिख दिया। दीदी को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, पर सच यही था कि उस दिन वो अकेली उस पूरे स्कूल में यूं पकड़ी गई थी। हम सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अघटित आशंका कहीं सच में घटित न हो जाए। उस दिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, बस सबकी सहानुभूति हमारे साथ थी, पर उस सहानुभूति का क्या अचार पार थे। हम लोग सबसे मिले, पर पुलिस वाले ने वहां के प्रिंसिपल को साफ कह दिया था ज्यादा हल्ला कीजिएगा तो 10 और को सस्पेंड कर देंगे। यह घटना हमारी जिंदगी का ऐसा दर्द है जिसकी टीस कभी खत्म नहीं हो सकती। यह जब भी उठती है इसकी तीव्रता बिना धार के छुरे से हलाल किए जाने जैसी होती है। इस घटना के पीछे की राजनीति कभी समझ में नहीं आई, पर बिना गलती के दीदी का 1 साल खराब हो गया और उससे ज्यादा उसका खुद पर भरोसा का सोहा होना। अस्पताल के भीतर की राजनीति बहुत जहरीली थी। वहां इस बुरे समय में कोई लड़की गरीबी में भी पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता से जी रही हो, यह कई लोगों को बर्दाश्त नहीं था। बाद में एक दिन उसी पुलिस वाले की बच्ची बीमार पड़ी और रात को 10 बजे जब अस्पताल में देखने वाला कोई नहीं मिला तो हर बार की तरह जमुना महतो उनको मां के पास ही लेकर आए। मां का तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर को बुलाना और उनके इलाज का सारा इंतजाम सही से करवाना, बेटी को स्नेह के साथ घर का चादर देना, यह सब देखकर वो दूसरे रोज बेफर कर रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई थी। जातिवाद के किस विषदंत ने उसे डसा और किस बहकावे में उसने ये किया और हसनपुर के किन लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया, अस्पताल के कौन से लोग उनसे मिले थे, ये सब उसने बताया। पर अब मुझे भी याद नहीं याद करना चाहता हूं वो सब कि असल माजरा था क्या। याद है तो मां का उसे माफ कर देना और उसकी बच्ची की सेवा करना और उसके कृतज्ञ नयन जो बार बार मां से माफी मांग रहे थे। दीदी का इतना असर है मेरी स्मृतियों की दुनिया में कि मेरी बड़ी बेटी मन्नत की शक्ल बहुत हद तक हम पर नहीं दीदी पर ही गई है। उसी की तरह लंबी, बाल लच्छों वाले और उसी की तरह हंसोड़। जब उसका मूड ठीक रहता है तो वो दीदी की तरह दुनिया की बेहतरीन किस्सा गो बन जाती है। लोग दीदी को माधुरी दीक्षित कहते, पर मुझे पता था अब वो एक शांत, गंभीर, जख्मी झील वाली माधुरी थी। 1 साल बर्बाद होने के बाद उसकी दुनिया बदल गई। उसका मन भी उचट गया। अगले साल बेमन से बोर्ड दिया, लेकिन आगे की पढ़ाई लखीसराय के लोकल कॉलेज में ही हुई। इस बीच एक तरफा प्रेम करने वालों ने उसका जीवन और दुश्वार कर दिया। पत्र पर पत्र, एक बंदा तो घर तक चला आया। तब तक मैं पटना जा चुका था और वो बेचारी घर पर अकेली थी। समस्या घनी थी और विकल्प के नाम पर सिर्फ लोगों की झूठी मुस्कुराहट। ऐसी स्थिति में भी मां हार मानने वाली नहीं थी और न ही दीदी। मां ने अंतिम विकल्प समझ दीदी को पटना मेडिकल की तैयारी करने कोचिंग भेजा। उस समय मेरा दाखिला भी पटना साइंस कॉलेज में हो गया था। यहां आकर उसमें थोड़ा बदलाव आया। वो फिर से मन से पढ़ाई करने लगी। पहली कोशिश में सिलेक्ट नहीं हुई और उसके आगे की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी जिसका मुझे आज तक सबसे ज्यादा अफसोस है। मैं कुछ नहीं कर सका, पर एक चमकने वाला सितारा एक बुझी हुई बत्ती में बदल गया। दीदी की शादी जल्दी जल्दी में हो गई या जल्दीबाजी में कर दी गई, हालांकि अभी उसे और पढ़ना था। उस वक्त उसकी उम्र 21 साल की थी, जो सही और गलत समझने की उम्र नहीं थी। पैसा नहीं होना कितनी बड़ी सजा है। जीजा जी ने बिना दहेज के शादी की और मां शायद पहली बार इस परिस्थिति में कमजोर हुई होगी। शायद इस डर ने कि बिना पैसे की शादी कैसे होगी, मां जैसे मजबूत व्यक्तित्व को कमजोर कर गया होगा। दीदी शादी के कुछ साल तक एक पारिवारिक बहू की तरह रही, पर कुछ साल बाद ही अपना पार्लर खोला और आज जीजा जी के साथ हाथ और कंधा मिलाकर सहयोग दे रही है। मेरी जिंदगी की यह खलिश एक शूल बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। जिसने मेरे लिए हमेशा ढाल का काम किया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इस कविता में आज वाली दीदी है, यानी मेरे बच्चों की बुआ, मेरी बड़ी बहन दीदिया। वो लम्हे जो ताक पे रखाया था,
जिन पे खुद सांकल मैंने ही चढ़ाया था, उन्हीं लम्हों को संजोती रही मेरी बहन, उन्हें गौहर सी पिरोती रही मेरी बहन। सारी जुगत मेरी अय्यारियां, सारी गलतियां मेरी, सारी बदमाशियां अपने जहन में क्रमबद्ध सजाती, मेरे बच्चों को बड़े चाव से फिर वो सुनाती। बातें जो मेरे बच्चे मुझसे सीधे नहीं कह पाते, जो गिरहें मुझसे बरबस नहीं खुल पाते, उन गांठों को आसानी से सुलझाती मेरी बहन, उन सवालों का जवाब बन जाती मेरी बहन। मेरे बचपन के वृत्तांत पर मुहर लगाती, पुराने जख्मों पर मरहम लगाती, मुझे प्यार से आंसू बुलाती, बिना कहे सब बात समझ जाती मेरी बहन। जब भी मिलती सारे बिसरे गीत गुनगुनाती, वो सारे दर्द जो हम मिल बांट खाए थे, मेरे सिर के सारे इल्ज़ाम जो उसने उठाए थे, मेरी गलती पे जब मार माँ ने उसे लगाए थे। मैं छोटा था तो मेरी ढाल बन जाती थी, बचे पैसे से वो मेरी हर उम्मीद सजाती थी, मेरे हर नाज और नखरे उठाती थी। मैं जिद्दी था, मुझे थोड़ा और जिद्दी बनाती थी। वो प्यारे दिन, वो सच्चे पल और वही बचपन सब लौट आता है तुम जब घर पे आती हो। सब बीते लम्हे उड़ के वापस मेरे कंधे पर बैठ जाते हैं। मैं फिर से वही जिद करता हूं और तुम झट से सब मान जाती हो। दीदिया, तुम अब भी मुझको वैसे ही भाती हो, बालों में तेल मलती हो और वैसे ही कस के हिलाती हो, पैरों में जमे दर्द पर अपना पुराना जादू चलाती हो। पिघल बच्चा बन जाता हूं तुम जब भी गले लगाती हो।